बच्चों, आज अगली कहानी हम लोग पढ़ेंगे। अंग्रेज़ी कहानी का ही तर्जुमा है। बाद पैमा की ये दिलरुबा कहानी। बाद पैमा की ये दिलरुबा कहानी। बच्चों, इससे पहले के क्लास में हम लोग एक फ्रांसीसी कहानी का तर्जुमा पढ़ चुके हैं, उसका मुताला कर चुके हैं। आखिरी सबक वो फ़्रांसी कहानी थी। मौजूदा कहानी ये अंग्रेज़ी कहानी है और अंग्रेज़ी कहानी का उर्दू तर्जुमा, यानी अंग्रेज़ी ज़बान से ये तर्जुमा शुदा कहानी है। बाद पैमा की ये दिलरुबा कहानी, और इसके अफसाना निगार या कहानीकार स्केटिफ एंड स्केटिफ हैं जो अंग्रेज़ हैं, और इसके मुतरजिम अनीसुद्दीन मलिक हैं जिन्होंने उर्दू में इसका तर्जुमा किया है। बच्चों, जैसा हम जानते हैं कि किसी भी ज़बान की तरक्की के लिए हम दूसरी ज़बान से मेल जोल करते हैं, दूसरी ज़बान की कहानियों को पढ़ते हैं, दूसरी ज़बान के अल्फाज को, जुमलों को लेते हैं। इस तरह से ज़ुबानों के मेल जोल से, ज़ुबानों के आपसी रिश्ते से कोई ज़ुबान तरक्की पाती है। और उर्दू ज़ुबान की ये खूबी है कि उर्दू एक मखलूत ज़ुबान है। इसलिए उर्दू ज़ुबान में दुनिया की तमाम अच्छी ज़ुबानों के अल्फाज, मुहावरे वगैरह वगैरह पाए जाते हैं। और यही वजह है कि यह अवामी ज़ुबान है। मखलूत ज़ुबान होने की वजह से यही वजह है कि ये ज़बान ज़्यादा तरक्की कर पाई है। अब हम आए कि दूसरी ज़ुबानों से उर्दू ज़बान में जो तर्जमे किए जाते हैं उसका मकसद दरअसल क्या है। उसका मकसद जैसा बताया गया कि मादरी ज़बान में साइंसी इल्म से तलबा को आशना कराना। जैसे पहले बताया गया कि ये कहानी दरअसल साइंसी तहक़ीक़ से मुतल्लिक़ है। तो साइंसी तहक़ीक़ से मुतल्लिक़ ये कहानी है, इसको उर्दू में तर्जुमा किया गया। ग़रज़ ये है कि हम ये जान पाएँ कि दूसरी ज़ुबानों में जो कहानी का जो मैदान है, जो कैनवस है, वो बहुत बड़ा है। सिर्फ़ अफ़सानवी नहीं है, सिर्फ़ तख़य्युल की बातें नहीं, बल्कि उसमें साइंस, अदब, तारीख़, तहक़ीक़, ये सारे मज़ानी भी कहानियों की शक्ल में पेश किए जाते हैं दूसरी ज़ुबानों में। और उन्हीं चीज़ों को उर्दू ज़ुबान में भी ले लिया गया। तो मादरी ज़ुबान में अपने यहाँ साइंसी तहक़ीक़ से मुतल्लिक़ जो हमारे पास मज़ामीन हैं, जो कहानियाँ हैं, उसमें इजाफ़ा होता है। तो इसका मकसद दरअसल है कि अपनी मादरी ज़ुबान में भी साइंसी इल्म से तलबा को आशना कराया जाए, रूशनास कराया जाए। जाहिर है कि हमारा जो मौजूदा दौर है वो साइंसी दौर है, और हर एक ईजाद के लिए साइंसदानों ने कितनी तहक़ीक़ की है, कितना तजर्बा किया है, और उनकी सब्र आज़मा तहक़ीक़, मेहनत, लगन और हिम्मत की वजह से आज पूरी दुनिया के इंसान के लिए आसानियाँ पैदा हो गई। ये बातें उर्दू ज़ुबान व अदब में जानें, उर्दू के तलबा इससे रूशनास हों। मज़ामीन तो हैं, दूसरी ज़ुबानों में हैं, लेकिन उर्दू ज़ुबान व अदब में उर्दू ज़बान के तलबा व तालिबात इसको जानें। इस लिहाज से उर्दू ज़ुबान में भी इसके तर्जुमे पेश किए गए। अब हम कहानी में देखते हैं कि जो चीज़ें कहानी में पेश की गई हैं वो कहानी तहक़ीक़ से मुतल्लिक़ है। और तहक़ीक़ क्या है? जैसा कि उन्वान से ज़ाहिर है, बाद पैमा की ये दिलरुबा कहानी। दिलरुबा कहानी, दिलरुबा कहा जाता है दिल को मोह लेने वाली कहानी। बाद पैमा कहते हैं जिससे हवा का दबाव नापा जाए, जिसको हम अंग्रेज़ी में बैरोमीटर भी कहते हैं। अब अफसाना निगार ने, कहानीकार ने जो चीज़ें इसमें बताई हैं उसमें ये बताने की कोशिश की है कि हम पर हवा का दबाव है। दुनिया में, दुनिया की सतह पर हवा का दबाव है, और हवा का दबाव कितना है इसको नापने के लिए
इसकी पैमाइश के लिए साइंसदानों ने बहुत अथक मेहनत की है, बहुत अथक कोशिश की है, बहुत दिनों तक तजर्बा किया है। कितने साइंसदानों ने अपनी अरकरेज़ी की है, तब हम वो पैमाना तलाश कर पाए हैं और जान पाए हैं कि हम जो इस सरजमीन पर रहते हैं, हम पर हवा का कितना दबाव है, हम पर कितना वज़न हवा का है। तो इस तरह से हम उसको जान पाते हैं। अब देखो कि इसमें जो साइंसदां हैं वो जैसे गैलीलियो बहुत बड़े साइंसदां हैं, उन्हीं का शागिर्द है टोरसली, इनका किरदार नज़र आता है। पास्कल ये भी साइंसदां हैं और उनका साला एम्पेरियर इस कहानी के ख़ास किरदार है। यानी इस कहानी में इन्हीं लोगों की तहक़ीक़, इन्हीं लोगों का तजर्बा, उन्हीं लोगों की कोशिश का तज़किरा इस कहानी में किया गया है। चूँकि कहानी साइंसी और तहक़ीक़ी है, इसलिए उर्दू अफसाना के फ़न और तकनीक के लिहाज से इसका नक़्द नहीं किया जा सकता। उर्दू अफसाने की जो फ़न है उस लिहाज से अगर हम इस कहानी को देखेंगे, इस कहानी का जायज़ा लेंगे, तो उस लिहाज से इसका हम जायज़ा नहीं ले सकते हैं। अलबत्ता चूँकि ये साइंसी और तहक़ीक़ी कहानी है, तो हम इसको साइंसी और तहक़ीक़ी मज़ामीन के हिस्से से भी ले सकते हैं। इसलिए किरदार निगारी के लिहाज से, मुकालमा निगारी के लिहाज से, ज़बान व बयान के लिहाज से, पस मंज़र और प्लॉट के लिहाज से हम उस लिहाज से इसका जायज़ा नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पर फ़र्क ये बात आ गई कि उर्दू में फ़िक्शन और अफसाना चूँकि अंग्रेज़ी अदब से लिया गया, तो अंग्रेज़ी अदब में जो फ़िक्शन और अफसाने की खूबियाँ थी वो उर्दू अदब में भी मौजूद है। लेकिन दूसरी ज़बानों में मज़ामीन के लिहाज से और कहानी के लिहाज से तनव्वुअ है, वैरायटी है, हर तरह की कहानियाँ हैं, साइंसी हैं, अदबी है, इल्मी है, तहक़ीक़ी हैं, वग़ैरह वग़ैरह। तो हमारे यहाँ भी ये चीज़ें हों, इस लिहाज से तलबा को रोशनास कराने के लिए इस कहानी को तुम लोगों के सिलेबस में शामिल किया गया है। अब इसकी ख़ास बातें, अब इसकी ख़ास बातें क्या है कि कहानी की शुरुआत होती है कि 17वीं सदी के वस्त तक साइंसदानों का ख्याल था कि कुदरत में खला के लिए ज़बरदस्त दहशत है। खला क्या है? खाली जगह, वो जगह जहाँ पर तो न हवा हो न पानी हो, इसको वैक्यूम कहते हैं। ये अक़ीदा कि कुदरत खला को नापसंद करती है, पंप की कारकर्दगी की बुनियाद है। एक बुनियादी नुक्ता बयान किया गया है। हम जैसे ट्यूबवेल चलाते हैं, साइकिल के में हवा भरते हैं पंप में, है ना, बहुत सारी चीज़ें भारी भारी उठाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इन सब चीज़ों में एक खला पैदा किया जाता है और उस खला को भरने के लिए जो चीज़ें, जो हवा या पानी उस तरफ दौड़ती है, उसकी वजह से वहाँ पे हम हवा अगर भरना चाहते हैं तो हम साइकिल में हवा भर लेते हैं, पानी अगर लाना चाहते हैं तो हम ट्यूबवेल से पानी खींच लेते हैं। पहले तो हम वैक्यूम पैदा करते हैं, ज़मीन की सतह से ऊपर सिलेंडर एक होता है, जैसे ट्यूबवेल का एक सिलेंडर है, सिलेंडर का टाइप है, तो वो वैक्यूम पैदा करते हैं वाशर के ज़रिए। उस वैक्यूम में हवा नीचे से, पानी नीचे से उभर कर दौड़ता हुआ आ जाता है, फिर हम उस नल से पानी गिरा लेते हैं। ठीक यही हाल पंप का है। तो एक बुनियादी बात दी गई, ये जो खला का जो कंसेप्ट है, इसको साबित करने के लिए साइंसदानों ने बड़ी यारकरेज़ी की, बहुत तजर्बा किया और तजर्बा करके इस बात पर पहुँचे कि इसके ज़रिए काम आसान हो सकता है। वरना पहले क्या था कि पानी लेना होता था तो कुएं से पानी खोद के निकाला जाता था। अब क्या हो गया आसानी, अब आसानी क्या हो गई कि अब हम मशीन लगाते हैं, मशीन के ज़रिए पानी ज़मीन की सतह से नीचे ले लेते हैं ऊपर, ये पंप की। तो इन सारी चीज़ों में खला है, खला का ही जो कंसेप्ट है वो काम करता है। पंप में एक लंबा पाइप होता है जिसका एक सिरा उस पानी में डूबा रहता है जिसको निकालना होता है, जबकि दूसरा सिरा
दूसरा सिरा बैरल या उस्तवान से जुड़ा होता है, जिसको सिलेंडर कहते हैं। जब पंप के हैंडल को ऊपर नीचे किया जाता है तो सिलेंडर में एक जुज़वी खला पैदा हो जाता है। कदीम साइंसदानों का ख्याल था कि चूँकि कुदरत को खला नापसंद है, इसलिए उस खाली जगह को पुर करने के लिए पानी ऊपर में चढ़ाता है। ये बातें समझाने की कोशिश गई, जबकि ये तो साइंस से मुतल्लिक़ है, लेकिन उर्दू ज़बान व अदब में भी तलबा को समझाने के लिए ये मज़मून शामिल किया गया। अब इसमें कहानी बताई गई 1640 ईस्वी की बात है। उस वक्त के जो ड्यूक होते थे, उस वक्त के जो नवाब होते थे, जो हुक्मरान होते थे, तो वो लोग ज़मीन खुदवा करके पानी निकलवाते थे और आम लोगों को सप्लाई करते थे। आम लोगों के बने इंसान के लिए वो खिदमत करते थे इसके ज़रिए। लेकिन अब काम में आसानी पैदा हो गई। उस वक्त के जो हुक्मरान हुआ करते थे, जो अंग्रेज़ों में तो ड्यूक हुआ करते थे, तो वो क्या करते थे कि साइंसदानों को अपने दरबार में रखा करते थे, उदबा को, शोरा को और साइंसदानों को, और उसको खर्च देते थे और इस बात के लिए तैयार करते थे कि आप सिर्फ साइंसी तहकीक से मुतल्लिक़ काम करें। ये चीज़ें भी हम लोगों को मालूम होती हैं। और ताकि वो बताया गया कि ड्यूक मशहूर साइंसदानों के सरपरस्त बन जाते थे, यानी वो उनको एक माकूल मुशाहरा दिया करते थे ताकि वो अपनी रोज़ी दूसरे ज़राए से कमाने से सुबुकदोश होकर अपनी तमाम तवज्जो साइंसी मालूमात पर लगा सकें। पंप के वाक़या को नाकाम होने के कई बरस बाद गैलीलियो का ग्रैंड ड्यूक का फ़िलासफ़र और गैर मामूली हिसाबदान मुकर्रर किया गया। अब जो उस वक्त के नवाब होते थे, हुक्मरान होते थे, उसके एड एंड एडवाइज़र के तौर पर साइंसी क्या कहते हैं मशवरे देने के लिए, तहकीक से मुतल्लिक़ मशवरे देने के लिए बड़े बड़े हिसाबदान मुकर्रर किए जाते थे जो दरबार में रहते थे। बड़े बड़े फ़िलासफ़र मुकर्रर किए जाते थे, तारीख़दान मुकर्रर किए जाते थे, अदीब और शोरा मुकर्रर किए जाते थे। इस तरह से इसमें बताया गया कि जब वो बूढ़े हो गए तो अपने अधूरे काम को उन्होंने अपने शागिर्द टोरेस्ली को दिया। टोरेस्ली ने उस काम को आगे बढ़ाया और उसने बैरोमीटर के लिए एक रकीक मादा, पारा और पानी दोनों पर दबाव का तजर्बा किया कि ज़मीन की सतह पर, पारा पे, पानी पर हवा का कितना दबाव है और ज़मीन की सतह से ऊपर आने पर क्या फ़र्क पड़ता है, इसी तरह से और ऊपर जाने पर, हज़ारों फीट ऊपर जाने पर क्या फ़र्क पड़ता है। इस तरह से हम देखते हैं कि उसने अपने तजर्बे में ज़मीन से 3000 मीटर, 3000 फीट और भी आगे पहाड़ी पर और ऊंची जगह पर हर जगह मुशाहदा किया, तजर्बा किया और उसका डाटा निकाला, उसका तजर्बा किया और उसकी तफसीलात निकाली और उस तफसीलात को कई बार जांचा, कई बार तजर्बा किया, मुख्तलिफ़ मकामात पर तजर्बा किया, मुख्तलिफ़ तरीक़े से तजर्बा किया और उस तजर्बा करने के बाद जो नतीजा निकला, उस नतीजे का जब मिलान किया गया तो देखा गया कि वो नतीजा एक जैसा है। जब नतीजा मुख्तलिफ़ तरीक़े से किया जाए, तजर्बा मुख्तलिफ़ तरीक़े से किया जाए और नतीजा एक जैसा निकाला जाए तो कहा जाता है कि ये जो नतीजा है ये सर्टिफाइड है, ये तहक़ीक़ शुदा है। तो इस तरह से वज़न का, प्याले में पारे की सतह का मुताला किया, फिर पानी का मुताला किया, ट्यूब में डालकर मुताला किया। तो इस तरह से तरह तरह से उसका मुताला किया। मुताला करने के बाद उसने एक याद किया बैरोमीटर का। इस तजर्बा से पंप की नाकामी की वजह से मालूम हो जाने के अलावा हवा के दबाव को नापने का तरीक़ा भी दिखलाने का मौका मिला। जल्द ही टोरिस्ली की पारे में उल्टी हुई नली बाद पैमा या बैरोमीटर के नाम से मशहूर हो गई और हम आज तक हवा के दबाव को इस तरह से बताते हैं कि ये पारे का इतना बड़ा कॉलम रोकेगा जो इंचों तक ऊंचाई दिखाएगा। अब उसमें जो बैरोमीटर का उन्होंने ईजाद किया तो उसमें पारे का इस्तेमाल किया और पारे को मुख्तलिफ़ ऊंचाई पर, मुख्तलिफ़ हवा के दबाव पर
उसकी जांच की गई और एक नतीजे पर पहुंचा गया और उस तरह से बाद पैमा या बैरोमीटर की ईजाद हुई। इस तरह से इस पूरे कहानी में इसको बताया गया। उसके बाद के दिनों में पास्कल एक साइंटिस्ट है, फिर इस काम को पास्कल ने आगे बढ़ाया। इस तरह से हम देखते हैं कि गैलीलियो, टोरस्ली, पास्कल और पास्कल के बाद जो उसका साला है एम्पेरियर, तो ये भी साइंसदान थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने भी इस काम को आगे बढ़ाया और इस काम को आगे बढ़ाने के बाद इस नतीजे पे पहुँचे, एक सही नतीजे पे पहुँचे और आज जो नतीजा हम लोगों के सामने है बैरोमीटर का, वो बहुत मुसद्दक़ा है, बहुत जांचा परखा है, तहक़ीक़ शुदा है। आज पूरी दुनिया उस बैरोमीटर का इस्तेमाल करती है। इस तरह से पूरी कहानी में ये बताया गया कि किस तरह से, कितनी मेहनत से, कितनी तहक़ीक़ से ऊंची पहाड़ियों पर जा कर के, ऊंची ऊंची जगहों पर जा कर के, ऊंचे मुकाम पर जा कर के हर तरह से तजुर्बा किया। पास्कल के इन तजुर्बात से बिलाशुबह ज़ाहिर हो गया कि गैलीलियो का ये नज़रिया कि हवा में वज़न होता है सही था। गैलीलियो ने यह फ़लसफ़ा दिया कि हवा में एक वज़न होता है, यानी हम लोग जो सतह पर, ज़मीन की सतह पर रहते हैं, तो हम लोगों पर जो वज़न है वो दरअसल हवा का वज़न है। हम जो चीज़ें नापते हैं तो उस पर हवा का कितना वज़न है, यही जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हवा का वज़न कम होता जाता है, बहुत ऊंचाई पर जाते हैं तो हवा का वज़न कम हो जाता है। तो इसको नापने के लिए उन्होंने पारे का इस्तेमाल किया, पानी का इस्तेमाल किया, नली का इस्तेमाल किया। इस तरह से बहुत तजर्बे से इस नतीजे पर पहुँचे। हवा में वज़न होता है सही था, और हम हवा के समुंदर की तह में रहते हैं जो हम पर दबाव डाले रहते हैं। अब साइंसदान ने कहा, एक कंसेप्ट दिया कि जिस तरह समुंदर है, पानी का वज़न है, समुंदर है और पानी ही पानी है समुंदर में, ठीक उसी तरह से खुश्की के हिस्से में हवा ही हवा है। और साइंटिस्ट ने बताया कि हम हवा के समुंदर की तह में रहते हैं, यानी हम जो सरफेस पर रहते हैं, ज़मीन की सतह पर रहते हैं, वो दरअसल हवा के समुंदर की तह में रहते हैं जो हम पर दबाव डाले हुए हैं। इन तजर्बात से ये भी जाहिर हुआ कि टोरस्ली की नली को पहाड़ों की ऊंचाई या एटीट्यूड, हाई और एटीट्यूड के नापने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और कुर्रे फ़िज़ाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हवा के दबाव के नापने के लिए भी। और इस तरह से एक बैरोमीटर का ईजाद होता है और उस बैरोमीटर के ज़रिए हम ऊंचाई पर भी, ज़मीन की सतह पर भी, कुर्रे फ़िज़ा में, एटमॉस्फेयर में भी हवा के दबाव को बआसानी नाप सकते हैं। इस तरह से पूरी कहानी में हमको जो किरदार नज़र आते हैं, गैलीलियो, टोरस्ली, पास्कल, एम्पेरियर, फिर उनकी तहक़ीक़, उनकी मेहनत, उनकी काविश और उनका लगन, उनकी मेहनत, ये सारी चीज़ें उससे ज़ाहिर होती हैं। और उन लोगों की तहक़ीक़ का तजर्बे, मेहनत, लगन से जो चीज़ें हासिल हुई हैं वो पूरी बनी नौ इंसान के लिए कारआमद है। इस तरह से कहानी में ये बातें बताई गई। इस सिलसिले में जो अल्फाज हैं, ख़ास तौर से साइंस से मुतल्लिक़ जो अल्फाज हैं उसके माना इसमें दिए गए हैं, और उसके जो उर्दू अल्फाज हैं वो भी दिए गए हैं। जैसे खला, जिसको हम वैक्यूम कहते हैं, वो खाली मकाम है। उसी तरह से रक़ीक़, बहने वाला मादा, जो तरल पदार्थ है उसको हम रक़ीक़ कहते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारे अल्फाज हैं जिसमें दिए गए हैं। हम उस अल्फाज को पढ़ लें और उसके माना भी जान लें। ये सारे अल्फाज, उसके अल्फाज दिए गए हैं। इस तरह से इस कहानी में जो बातें बताई गई, ख़ास तौर से ये बातें हैं। इन्हीं बातों के साथ इसमें जो बातें नहीं समझ में आ रही हैं, कोई जो समझने में रह जाती हों, उसको ज़रूर मालूम कर लें।
अब इसमें तफसीली गुफ्तगू में दिया गया है कि फ़्रांस में साइंसी तरक्की पे एक मजमून लिखिए, साइंस की रोशनी में इस मजमून का मरकज़ी ख़्याल पेश कीजिए। उसके अलावा तारीफ़ कीजिए, पारा किसे कहते हैं, दबाव किसे कहते हैं, खला, सतह, बाद पैमा, रक़ीक़, हजम और बैरोमीटर, ये सब साइंसी अल्फाज हैं। और जब हम इसको पढ़ेंगे तो उन अल्फाज से पूरी तरह आशना भी हो जाएंगे, उसका माना भी हमको समझ में आएंगे। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ अगले क्लास के लिए फिर हम लोग दूसरे क्लास में